ठीक है जी, ये सर्वर चल रहा था हमारा, ठीक है। तो लास्ट हमने कल देखा था ये सर्वर हमारा चल रहा था और हमने एक लोड बैलेंसर सेटअप किया था, राइट। एक हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेटअप किया था, एक हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर सेटअप किया था, करेक्ट है। correct. हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो ये जो लोड बैलेंसर हमने चेक किए थे, लोड बैलेंसर में हमारे पास रहता है, जब आउटपुट के लिए हमें देखना है तो लोड बैलेंसर में हमारे पास आउटपुट के लिए डीएनएस नेम रहता है, डीएनएस नेम से हम पिक कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का था और मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है। आप एडवांस राउटिंग सेटअप कर सकते हो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, और दोनों ही लोड बैलेंसर हमारे चल रहे हैं, आई होप सो। एक तो चल रहा है एप्लीकेशन और ये नेटवर्क लोड बैलेंसर भी चल रहा है और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दोनों चल रहे हैं, ठीक है। दोनों के बैकएंड में आपने देखा होगा एक ही एक सर्वर लगाया है हमने, राइट। मेरे पास एक ही सर्वर है, वो दोनों में मैंने एक ही सर्वर यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसके बाद अगर आप बात करते हो आगे क्या क्या आप कर सकते हो लोड बैलेंसर्स में, तो लोड बैलेंसर में आप देखोगे कोई भी लोड बैलेंसर में आप बना के देखना, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सा वीपीसी आपने यूज किया है, अभी तक आप मुझे बताओगे हमने कौन सा वीपीसी यूज किया है, कस्टम वीपीसी या डिफॉल्ट वीपीसी। कस्टम वीपीसी में कर रहे थे लोड बैलेंसर। सारा कुछ जो अभी तक हमने काम किया है वो कस्टम वीपीसी में किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। जो बिल्कुल। आपको मिलता है वही सेम वहाँ पे हमने यहाँ पे किया है। इसके अंदर आप लिसनर्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंगली, लाइक 80 और 80 एस आप यहाँ पे कर सकते हो, HTTPS यहाँ पे ऐड कर सकते हो लिसनर्स में, तो ऐड लिसनर करोगे तो यहाँ पे आप HTTPS की भी रिक्वेस्ट को सुन सकते हो, राइट। अगर आप आगे आओगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है ना। अगर HTTPS है तो आपको SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो SSL सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से आ सकता है, ACM से आ सकता है। ACM एक टॉपिक है जिसमें एडवांस सर्टिफिकेट मैनेजर है और AWS सर्टिफिकेट मैनेजर है, और एक IAM से भी आ सकता है। SSL सर्टिफिकेट जहाँ पे भी आपका स्टोर है वहां से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, या आप चाहो तो अपना भी इम्पोर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप अपना भी इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कहाँ इम्पोर्ट करना है वो आप देख सकते हो, बट अपनी की यहाँ पे रखोगे, प्राइवेट की जो है और सर्टिफिकेट बॉडी जो है और सर्टिफिकेट चेन ऑप्शनल होती है, तो ये दो की आपको चाहिए होंगी, प्राइवेट की और सर्टिफिकेट बॉडी, ठीक है। ये दोनों आप रखोगे तो आप सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर सकते हो। तो HTTPS के लिए आपको एक SSL सर्टिफिकेट ऐड लगाने का एक एक्स्ट्रा स्टेप आपका ऐड हो जाता है, राइट। रूल्स को मैनेज कर सकते हो यहाँ से आप, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा ये, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के आप रूल मैनेज कर सकते हो। ये हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप आप इंश्योर करो कि आपके पोर्ट ओपन हो, जैसे कल हमें इशू आया था वो सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से ही आया था कि हमारा 80 पोर्ट अलाउ नहीं था पब्लिक के लिए। मॉनिटरिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग में आपके पास जितने भी रिक्वेस्ट वगैरह है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ग्लोबल एक्सेलेरेटर के साथ आप इंटीग्रेशन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगर में भी आगे देखेंगे वेब के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप ये सब चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है। तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए मान लो, ठीक है, कि स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए, इसके लिए तो आप ग्लोबल एक्सेलेरेटर बनाओगे, आप कर सकते हो। कॉन्फ़िग के साथ अटैच कर सकते हो, वेब के साथ भी इसका काफी अच्छा यूज है। वेब के साथ आप एक रूल बना के, वेब में कुछ नहीं है, वेब में आपके सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ फायरवॉल यहाँ पे काम करता है, ये फायरवॉल ही है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उसके लिए आप अपना रूल बना सकते हो और वो रूल को आप अप्लाई कर सकते हो इस लोड बैलेंसर पर। अगर हम मैं दिखाता हूँ कि अगर वेब का रूल बनाते हो, ठीक है, आपने बोला वेब रिसोर्स टाइप क्या है, रिसोर्स टाइप क्या है हमारे पास, क्लाउड फ्रंट की डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर
किस पर अप्लाई कर रहे हो, राइट? ये चीज आ गया। तो या तो क्लाउड फ्रंट की डिस्ट्रीब्यूशन पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्लाउड फ्रंट के फ्रंट में क्या लग गया, वेफ लग गया। अब इससे आपका सिक्योरिटी रूल्स जो है वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। या आप रीजनल रिसोर्सेज पे कर रहे हो, जैसे लोड बैलेंसर हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, एडब्ल्यूएस एप्लीकेशन सर्विसेज हो गया, इस तरीके की चीजों पे। यहाँ पे आपने रीजन सेलेक्ट किया कि किस रीजन के अंदर कर रहा हूँ। मेरा लोड बैलेंसर कहाँ पे, नॉर्थ वर्जीनिया में, राइट? तो नॉर्थ वर्जीनिया चूज करेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाएगा कि किस रिसोर्स पे आपको ऐड करना है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है मेरा, ऐप टेस्ट बना हुआ है। नेटवर्क लोड बैलेंसर है तो मेरा पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो किस रिसोर्स टाइप पे लग रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आपके पास लग गया। यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रूल इसके लिए, वेफ जो रूल अप्लाई हुआ इस रिसोर्स पे अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे आप अपने रूल लगा सकते हो। तो वेफ के जो भी मैनेज रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने एक वो बनाया हुआ है, ग्रुप बनाए हुए हैं कि आपने क्या करना है। जैसे मान लो आप चाहते हो अकाउंट क्रिएशन कर या फ्रॉड का कुछ प्रिवेंशन है, आपको वो अप्लाई करना है, तो ये AWS का ही बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। वो आपसे $10 पर मंथ चार्ज करेंगे, और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होगी आपके लोड बैलेंसर पे अप्लाई हो जाएगी, और वो इंश्योर करेगा कि ये मिस ना हो। तो उसका चार्ज लगेगा लेकिन $10 पर आवर। अकाउंट टेक ओवर प्रिवेंशन, है ना? बोर्ड कंट्रोल, आपने कोई बोर्ड बना रखी है, बोर्ड की एप्लीकेशन बना रखी है और आप चाहते हो उसको सेफ गार्ड करना, बोर्ड कंट्रोल कर सकते हो, कोई हैक ना करे। इस तरीके के इन्होंने अपने रूल बना रखे हैं। बाकी कुछ फ्री रूल्स हैं, ये तो AWS के हो गए पेड वाले, ठीक है। बाकी कुछ फ्री रूल्स हैं, जैसे आप एडमिन प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, Amazon IP रेपुटेशन लिंक को एनेबल करना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी IP सोर्स आएंगे वो इंश्योर करेगा कि ये आपके व्हाइट लिस्टेड IP से आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो वेव के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि वेव किस तरीके से इसमें काम करेगा। बस यहाँ पे आप ये रूल बना दोगे तो ये रूल बन जाएगा। वेव फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है ना? तो वेव का जो भी रूल बनाओगे आप, वो इस पे चार्जेस बेसिस पे होगा। तो इसलिए मैं आपको बना नहीं रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से इसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो, और स्टेप यही AWS रहेगा इसको कॉन्फ़िग के बनाने। साथ ये कैसे करेगा इंटीग्रेट, मतलब क्या काम करेगा कॉन्फ़िग AWS कॉन्फ़िग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। कॉन्फ़िग में अभी रुक जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो अदरवाइज, ठीक है। तो ये हमारा लोड बैलेंसर बन गया इस तरीके से। तो ऐप टेस्ट और नेटवर्क लोड बैलेंसर दोनों बनाए थे, वो दोनों आपके पास चल जाएंगे। टैग्स ऐड करना हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है कि आपके पास टैग्स हमेशा ऐड करो, ठीक है। तो मैंने अंकित आपके लिए भी ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये लैब ऐड की थी, ठीक है। तो ये मैंने ना उसमें डाल दिया, आपकी जो लिंक है वहां पे उसमें भी डाल रखा है, और ये लैब आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये लेटेस्ट लैब ऐड कर देता हूँ, ये पुरानी वाली लैब्स जो है वो डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये वाली 4 लैब्स आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लास्ट का जो 4 लैब्स है ये करना है हम लोगों को। लोड बैलेंसर तक हमारा चल गया था, टारगेट ग्रुप्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। मुझे दोनों में कोई डाउट है तो बताओ, या मैं आगे प्रोसीड कर लूँ? अब इसमें जो हम लॉग्स वगैरह कैसे मतलब करेंगे, कौन सा ट्रैफिक, कैसा ट्रैफिक आ रहा है, कैसे काउंट वाउंट की कितना ट्रैफिक आया कितना नहीं, और वेब कुछ ट्रैफिक आ रहा है एरर। यहाँ तो। हाँ, और जो कुछ एरर्स रहते हैं तो उनके क्या मतलब रहते हैं ऐसे। हाँ, तो आप मुझसे पूछो ना, क्वेश्चंस पूछोगे तभी तो मैं बताऊंगा इसमें, क्योंकि आपका तरीका हमेशा, कोई भी एप्लीकेशंस रहेगी आप इसी तरीके से सेटअप करोगे, ठीक है। हम्म। एप्लीकेशन का जो काम है, जो सर्वर्स में एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी या कंटेनर में डिप्लॉय होगी, वो कौन करेगा, वो वेब डेवलपर करेगा। एप्लीकेशन रेडी करना उनका काम है, राइट? तो हम्म। आपके पास तो सिर्फ यही आएगा कि आप हमें एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना दो, और ये डिटेल्स। ओके।
राइट। तो उसमें आपके पास कुछ ऐसा नहीं आने वाला कि किस तरीके का ट्रैफिक आएगा या कैसा आएगा। अब ट्रैफिक तो हमेशा वेब से आता है, राइट, वेब से ही आएगा ट्रैफिक। इसमें जो ये अपना मॉनिटरिंग पे क्लिक करने के बाद मॉनिटरिंग पर आपको ये ऑप्शंस पते होना चाहिए, बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो अब ये जो बैच जनरल फंड है, लाइक कितनी रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास, है ना, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो HTTPS और ELBS जो ये 4050 एरर्स हैं, इनके सब मतलब कि अगर ये एरर आता है तो कहाँ पर ट्रबल शूट करना चाहिए? लोड ना ना बैलेंस ना, साइड से आपको या ट्रबल कुछ? शूट करने का नहीं है, आपको ट्रबल शूट करने का नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हो, एक चीज ऐड कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, लोड बैलेंसर एरर कोड, ठीक है। लो, एरर 503 या 5xx एरर, है ना, ये कहाँ के एरर्स होते हैं? सर्वर साइड। जब भी आपके पास 50 के एरर आ रहे हैं, दैट मीन्स इशू कहाँ पर है? सर्वर साइड पे, ठीक है। एरर 4xx आ रहे हैं तो क्लाइंट साइड। ये जो दोनों एरर है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 4xx और 3xx का आ रहा है तो वो आपके पास वहां से है, और अगर 503 है तो दैट मीन्स सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एरर क्लाइंट 503 जो है वो क्लाइंट सर्वर नॉट मतलब रिस्पॉन्डिंग। जो सोर्स है। जो सर्वर आपके जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हाँ, जो क्लाइंट मतलब सोर्स, करेक्ट। क्लाइंट मतलब जहां से सोर्स आ रही, बिल्कुल। जैसे मैं आपकी वेबसाइट खोलता हूँ तो सोर्स क्या हो गया मेरे पास? क्योंकि हमारा इसमें ज्यादा रोल नहीं होता, तो कभी कभी मिस हो सकता है। इज अ ग्रुप दैट इंडिकेट द रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स कंटेन्स बैड सिंटेक्स, सॉरी, है ना। 3xx वाले जो हैं वो आपके क्लाइंट वाले हैं, और यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट आई है वो प्रॉपरली नहीं आई है ना, प्रॉपर सिंटेक्स में नहीं आई है जैसे आनी चाहिए। और 3xx आपके कौन से होंगे? क्लाइंट इश्यूज, रीडायरेक्शन वाले, ठीक है। और 500 वाले जो हैं वो आपके हमेशा सर्वर से रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है। अब ऑटो स्केलिंग देख लो, लोड बैलेंसर आपका प्रॉपर काम कर रहा है। ऑटो स्केलिंग किस तरीके से आप ऐड करोगे? पहले ऑटो स्केलिंग में दो ऑप्शंस होते थे, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। अभी जस्ट बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ उसको। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस चेंज कर दिए, ठीक है, तो दोनों को मर्ज कर दिया है, बिलीव। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, अब वही जो सर्वर था हमारे पास, ठीक है, रेस्ट ऑटो स्केलिंग, कौन सा टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने वहां से हटा दिया है, इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, क्या क्या कर सकते हो? या तो आपने लॉन्च टेम्पलेट यूज कर सकते हो या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। ऑटो ये स्केलिंग कोड में भी क्या कर सकते हो? लॉन्च ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कोड कर सकते हो। कोड भी करेक्ट कर दो, 3xx and 4xx। दोबारा बोलो। ये एरर अच्छा, कोड्स करेक्ट कर एरर दो। कोड चेंज कर दूंगा, ओके। ठीक है, ये तो मैं आप सही बताया हुआ, क्लाइंट एरर है आपका, दैट इंडिकेट द
request for the resource contain bad syntax. ठीक है, यहाँ पे रिडायरेक्शन एरर्स हैं और HTTP 4x जैसे मैंने आपको बताया था क्लाइंट कोड है, और एरर 55 वाले जो हैं वो आपके सर्वर्स वाले हैं। चलो, तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अच्छा, लॉन्च टेम्पलेट और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में मुझे बताओगे क्या चीज होगा अगर ऑटो स्केलिंग में हम सेटअप करते हैं? लॉन्च टेम्पलेट में तो आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेट रहेगा, और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका इसमें वो बनाना, किसके साथ अटैच करना है, क्या है कॉन्फ़िगरेशन शायद। कि उसका कंडीशंस क्या रहेंगी, कब लॉन्च करना है, करेक्ट। और इंक्रीज करना है कि रिड्यूस करना है। करेक्ट। जो भी आप जो जो AMI में सेटअप करते थे, तो AMI से आप एक सर्वर लॉन्च कर सकते हो, राइट? मल्टीपल सर्वर्स लॉन्च कर सकते हो। तो इसमें क्या कंडीशन रहती है, AMI की डिटेल रहेगी आपके पास कि भाई कौन सी AMI यूज करोगे, या आप कॉन्फ़िगरेशन पहले यूज होता था, फिर उसके बाद अभी टेम्पलेट भी यूज करने लगे हैं कि टेम्पलेट्स में सारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है कि क्या क्या साइज रहेगा, क्या AMI की डिटेल रहेगी, क्या VM साइज है। तो मुझे ये भी सेटअप नहीं करना पड़ेगा, एक सब पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो मेरा सेटअप हो जाएगा। तो वो दोनों ही चीजें आप यूज कर सकते हो, या तो आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लो या आप लॉन्च टेम्पलेट यूज कर लो। अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो हमने, याद है आपको, उस दिन बनाया था, एक सर्वर बनाया था हमने, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। एक टेम्पलेट बनाया था उस दिन। बनाया नहीं था शायद, फिर सेव नहीं किया था मेरे ख्याल से। तो टेम्पलेट हमारे पास था, और आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है तो अभी उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया है कि इंस्टेड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के आप लॉन्च टेम्पलेट यूज करो, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि आपकी उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी सेटअप हो जाती है कि भाई AMI का साइज क्या होगा। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है, बट ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये करो, अदरवाइज आप अभी भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये वन टाइम एक्टिविटी होगी कि कॉन्फ़िगरेशन बनाया आपने, टेम्पलेट बनाओगे तो मतलब बेटर है, ये इनका लॉजिक है। तो आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं हम, ठीक है। चलो एक क्विकली बना लेते हैं, है ना।
तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो उसको, तो एक गाइडेंस आपको मिल जाएगी इसमें, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। माई ईएमआई तो मैंने अपना ईएमआई ले लिया, ठीक है, वेब सर्वर ईएमआई चूज कर लिया मैंने। इंस्टांस टाइप ले लो, T2.micro बोला, आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। नेटवर्क अगेन की कस्टम वीपीसी में लेना है मुझे। स्टोरेज जो आपको मिला है 115 GB का, वो दैट इज सफिशिएंट है हमारे केस में। आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्स टैग एडवांस डिटेल्स में मुझे कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। और टैग मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक टैग ऐड कर दिया, ऑनर प्रशांत। ठीक है, ये जो रिसोर्स लॉन्च होगा उसका होगा। ये किस लिए आ रहा है आपके पास? नॉट फॉर इशू टू ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट, टोकन टू फेस, सबनेट, फॉर इशू टू ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट, ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट। ठीक है, तो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव किया, बनाया। और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके। तो वो जो वार्निंग आ रही थी आपकी सबनेट वाली, वो सबनेट वाली वार्निंग इसलिए आ रही थी क्योंकि ऑटो स्केलिंग नहीं चाहता कि आपका एक पैटर्न डिफाइन हो, राइट। और अगर आप टेम्पलेट बना रहे हो, तो क्योंकि आपके जो सर्वर्स लॉन्च होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट आपके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में स्टार्ट होंगे, राइट। तो वो नहीं चाहता कि आपका सेटअप जो है वो सबनेट की इंफॉर्मेशन रखे, बिकॉज इट इज यूजिंग फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अगर वो नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लॉन्च टेम्पलेट में जाके उस वर्जन में हल्का सा माइनर चेंज कर देता हूँ, और ऑटो स्केलिंग को हम नहीं लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि सारे सर्वर उसी पर्टिकुलर सबनेट के अंदर लॉन्च होंगे, जो समटाइम्स हमारी ऑटो स्केलिंग में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम चाहते हैं कि क्रॉस रीजन में भी सर्वर सेटअप हो।
इसलिए इस वैल्यू को मैंने हटा दिया है और अभी मैंने सेव कर दिया। तो अभी मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन हो गया वो हो गया वर्जन 3, मतलब लेटेस्ट वर्जन 2 हो गया एक्चुअली इसका। मैंने बोला ये वर्जन हम ले लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट आ गया कि किस सबनेट में मुझे लेना है, तो मुझे कस्टम वीपीसी में लेना है। नेटवर्क में एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और कितने सबनेट्स चाहिए, तो मिनिमम 2 सबनेट्स ऑटो स्केलिंग रिकमेंड करती है, क्यों, जस्ट टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो 1 और 2 ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे 1 ही स्पेसिफाई कर दिया होता तो सारे सर्वर्स वहीं पे जाते पब्लिक में। इंस्टांस टाइप रिक्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है। वर्जन 2 आ रहा है, परफेक्ट है। 6 स्टेप स्टोरी है, ठीक है। तो सेकंड लेवल पे मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि सर्वर जो मेरा नया लॉन्च होगा वो किस कैटेगरी का लॉन्च होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन का लॉन्च होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैं बता रहा हूँ कि भाई लोड बैलेंसर से अटैच करना है या नहीं करना है। अगर आपको लोड बैलेंसर से अटैच नहीं करना देन इट इज फाइन। अदरवाइज नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप एक लोड बैलेंसर के साथ इसको अटैच करोगे तो ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आएगा, लोड बैलेंसर से आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो एप्लीकेशन का लोड बैलेंसर है ये हमारा टेस्ट ऐप एलबी है, तो अब मेरा जो ट्रैफिक आएगा वो इस पर फॉरवर्ड हो जाएगा। एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास हेल्थ चेक आप अटैच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि EC2 का आपका हेल्थ चेक का स्टेटस पता लगे तो आप डेफिनेटली उसको ऐड कर सकते हो। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड क्या होता है? दिस हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेक ग्रेस पीरियड बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड्स होता है। तो जब भी कोई मशीन अप होता है, ठीक है, जब कोई मशीन अप होता है तो अप होने पर क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा सीपीयू यूटिलाइजेशन वगैरह ना पीक स्पाइक कर जाते हैं, ठीक है। और आपने मान लो इस पर सीपीयू यूटिलाइजेशन की कंडीशन लगा दी कि भाई मेरा अगर 60% से ऊपर जा रहा है या 70% से ऊपर जा रहा है तो वहां पे, और वहां पे स्पाइक चला गया तो क्या होगा, सर्वर लोड हो रहा है लेकिन वो देखेगा कि अभी यहाँ पे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अभी इनिशियली उसको सेटल होने में नॉर्मली 5 मिनट्स लग जाते हैं, विद इन 5 मिनट्स सर्वर सेटअप हो जाता है। तो बीच में क्या हुआ कि पता लगा आपको कि आपका एक नया सर्वर लॉन्च हो गया, क्योंकि उसने देखा कि आपका तो 70% का थ्रेशोल्ड ब्रीच कर गया, ठीक है। तो एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा। अब नया सर्वर लॉन्च किया तो अभी एक ऑलरेडी लॉन्च हो रहा था, फिर दूसरा सर्वर लॉन्च हो गया। अब आपने रिड्यूस की भी कंडीशन लगा रखी है कि रिड्यूस हो जाए अगर यूटिलाइजेशन लो है। 5 मिनट बाद क्या हुआ, सर्वर सेटल हो गए, यूटिलाइजेशन लो चला गया, एक सर्वर फिर डीकमीशन हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में कई बार क्या हो जाता है कि एक सर्वर जैसे ही डीकमीशन हुआ फिर वो अगेन देखेगा हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है, और फिर बहुत पॉसिबिलिटी कि सर्वर आपका लॉन्च होता रहे। तो आप एक लूप में फंस जाते हो कि सर्वर लॉन्च हो रहा है फिर डीकमीशन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है डीकमीशन हो रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड को आप देख सकते हो कि कितना कंडीशन इसका लगा हुआ है। अभी 300 सेकंड है, तो 5 मिनट्स में अगर आपका सर्वर स्टेबल हो रहा है देन इट इज फाइन। तो ये 5 शुरू के 5 मिनट्स ये देखेगा भी नहीं कि भाई इंस्टांस को कोई टर्मिनेट करना है या नहीं हो रहा। वो कहेगा ठीक है होने दो जितनी लॉन्च हो रही है। आफ्टर 5 मिनट्स बाद मैं स्टेटस चेक करूंगा ऑटो स्केलिंग का कि मेरे सर्वर स्टेबल्स हैं या नहीं। अगर आपका सर्वर मान लो 300 की जगह 10 मिनट्स के अंदर सेटअप हो रहे हैं तो ये आप इसको ग्रेस पीरियड को आप आगे इंक्रीज कर सकते हो। तो द टाइम पीरियड डिलेज द फर्स्ट हेल्थ चेक। तो आपका जब सर्वर लॉन्च हुआ तो 5 मिनट्स तक वो कुछ नहीं करेगा, उसके बाद वो देखना शुरू करेगा, ठीक है।
इट डजंट प्रिवेंट एन इंस्टेंस फ्रॉम टर्मिनेटिंग व्हेन प्लेस्ड इनटू अ नॉन रनिंग स्टेट। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये आपका 5 मिनट्स तक आपको न्यू सर्वर्स को हमेशा इग्नोर कर देगा, कोई मॉनिटरिंग उस पर नहीं अप्लाई करेगा। उसके बाद ये अप्लाई करेगा, और जस्ट इन इट इज यूजफुल जस्ट इन केस कि भाई बार बार सर्वर अप हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है ड्यू टू दिस। एडिशनल सेटिंग्स आप मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हो यहाँ पे, ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन विद इन क्लाउड वॉच, ठीक है। इंस्टांस वार्म अप पीरियड भी होता है। इंस्टांस वार्म अप पीरियड क्या है? इंस्टांस वार्म अप पीरियड भी अगेन सेम ये है कि क्लाउड वॉच के जो मैट्रिक्स हैं वो कब स्टार्ट होंगे मॉनिटर करना, ठीक है। तो जो क्लाउड वॉच के अगर आपने कुछ मैट्रिक्स लगा रखे हैं ग्रुप मैट्रिक्स, वहां पे भी वो इस चीज को आप कर सकते हो कि कितने टाइम का आपको डिले देना है। तो ये क्लाउड वॉच के थ्रू हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आप ग्रुप साइज डिफाइन कर रहे हो। तो ग्रुप साइज में क्या है? डिजायर्ड कैपेसिटी। डिजायर्ड कैपेसिटी आप कितना चाहते हो कि हर बार सर्वर लॉन्च हो। सपोज करो आपकी वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट यूजेज है, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है एक सर्वर भी सफिशिएंट रहता हो, तो आप एक ही चूज कर सकते हो ना डिजायर्ड कैपेसिटी। आपको क्या जरूरत है 2 सर्वर्स का पे करने का। लेकिन अगर आपका सर्वर क्रिटिकल है, वेबसाइट एप्लीकेशन क्रिटिकल है, और आपको हमेशा इंश्योर करना है कि अप हो, तो मिनिमम 2 भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास 2 सर्वर्स होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कैपेसिटी कितनी रखनी है? मिनिमम कैपेसिटी का मतलब है ये तो डिजायर्ड कैपेसिटी की 2 होने चाहिए, लेकिन मान लो आपका यूटिलाइजेशन एक्चुअली में लो ही है, तो आप कहते हो भाई मिनिमम मेरे एक तो चले, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, या मिनिमम कैपेसिटी आप वो रखोगे जितना आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो डिजायर्ड मान लो मैंने 3 किया, और मिनिमम ये हुआ। अब 3 सर्वर लॉन्च होने के बाद आपने कुछ कंडीशन लगा रखी थी कि किस कंडीशन पे मॉनिटर हो सर्वर, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे आपने कंडीशन लगा रखी कि इस कंडीशन पे रहना चाहिए आपका यूटिलाइजेशन, तो वहां पर आपको वो चेक करेगा कि डिजायर कैपेसिटी में एक्चुअली में मुझे उतना जरूरत है या नहीं है। मान लो आपने सीपीयू लगा रखा है 70% यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि अगर 70% हो, मेरा जो हमेशा यूटिलाइजेशन है वो बिलो 70 रहना चाहिए। अब आपने एक सर्वर लॉन्च किया, सर्वर यूटिलाइजेशन था 80%, ठीक है। तो उसने क्या किया, अभी इस कंडीशन में मुझे बताओगे कि कितने सर्वर लॉन्च होंगे? इसमें तीन तीन ही रहेंगे। 3 सर्वर लॉन्च होंगे, ठीक है। अब 3 सर्वर का यूटिलाइजेशन मान लो 60% है, ठीक है। और आपने एक कंडीशन लगा रखी है कि मेरे सर्वर का यूटिलाइजेशन जो है वो बिलो 70% रहना चाहिए, ठीक है। अब आपकी डिजायर कैपेसिटी तो कहती है कि 3 सर्वर लॉन्च हो और 3 सर्वर हम्म, चले, लेकिन एडब्ल्यूएस क्या देखेगा कि वो देखेगा मिनिमम कैपेसिटी क्या है। मिनिमम कैपेसिटी 2 है। क्या मैं दो अगर मैं 2 सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं 2 में भी बिलो 70% मैनेज कर पा रहा हूँ? देखा, हाँ कर पा रहा हूँ। तो वो सिर्फ 2 ही सर्वर यूज करेगा, एक सर्वर को डाउन कर देगा। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो अब मैक्सिमम कितने जाएंगे? 5 तक जाएंगे, तो एक मैक्सिमम कैप भी लगानी पड़ती है। अदरवाइज क्या होगा, सपोज करो किसी ने कुछ फास्ट ट्रैफिक आपके पास भेज रहा है, ठीक है, फास्ट ट्रैफिक भेजा और आपके सर्वर का यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया, तो 1 2 3 4 5 एक्चुअल ट्रैफिक नहीं है, फास्ट ट्रैफिक है ना। अभी हम आगे देखेंगे कि फास्ट ट्रैफिक को कैसे रोका जा सकता है। वेब आपकी हेल्प करता है इस चीज में, ठीक है। तो फास्ट ट्रैफिक को कैसे रोका जा सकता है वो देखेंगे, लेकिन आपके कितने सर्वर मैक्सिमम जाएंगे, तो आपको भी एक कैप लगाना चाहिए कि भाई इतना ही जाए, 5 ही जाए, तो आपका लॉस कम से कम, या आपका अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो एक लिमिट तक रहे, ये चीज। स्केलिंग पॉलिसीज लगा सकते हो। स्केलिंग पॉलिसीज किस तरीके की लगानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्केलिंग पॉलिसीज में आप चाहो तो नन करोगे तो वो अपने आप मेंटेन करता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी लगाते हो, ठीक है, तो ट्रैकिंग आप किसी पर्टिकुलर मैट्रिक को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिक क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? सीपी यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट है, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट है। तो आपने बोला कि पर टारगेट पे मुझे 100 रिक्वेस्ट चाहिए या 1000 रिक्वेस्ट चाहिए, उसके बाद जो है नया सर्वर ऐड होना शुरू करे, तो ऐसा भी हो सकता है। ये आपको वेब एप्लीकेशन टीम बताएगी कि हमारा यूटिलाइजेशन कितना है, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट टीम का काम है।
नॉर्मली सीपीयू यूटिलाइजेशन एक अच्छा पैरामीटर रहता है जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप टारगेट वैल्यू बता सकते हो कि मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन हमेशा 60% से बिलो रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। इंस्टांस स्केल इन प्रोटेक्शन वो भी लगा सकते हो, अगर आप कहते हो कि भाई मेरी साइज तो इंक्रीज ही होनी चाहिए, डिक्रीज ना हो, तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपने स्केल इन प्रोटेक्शन लगा दे तो आपकी इंस्टांस सिर्फ स्केल आउट होगी, स्केल इन नहीं होगी। नोटिफिकेशन भेज सकते हो, तो नोटिफिकेशन के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं कि किसको नोटिफिकेशन भेजना है। तो मैंने एक एसएनएस टॉपिक बनाया, मेरे एसएनएस टॉपिक पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कंफर्म है तो मेरे पास कभी भी कोई टर्मिनेट या कुछ होगा तो मेरे पास ये एरर आएगा। 4 टाइप्स के इवेंट आपके सिलेक्ट होते हैं। लॉन्च, कुछ नया लॉन्च हो रहा है। टर्मिनेट, कोई सर्वर टर्मिनेट हुआ। सर्वर लॉन्च हो रहा था, हो नहीं पाया, फेल हो गया। सर्वर टर्मिनेट हो रहा था, हो नहीं पाया, फेल टू टर्मिनेट। ये 4 स्टेटस आपके मॉनिटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप टैग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मान लो, अब आपने टैग ऐड किया ऑनर, आपने बैकअप लिखा। आपको बैकअप लेना होता है सर्वर का, तो बैकअप लिखा, बैकअप का टैग ऐड किया। ठीक है, ठीक है, आपने अपने यूजफुल टैग ऐड किए। ठीक है, अपने कंडीशंस को रिव्यू कर लो। तो जो 6 स्टेप्स में आपने बोला कि ग्रुप डिटेल कौन सा होगा, मेरा टेम्पलेट ये वाला यूज हो रहा है। नेटवर्क कौन सा यूजर है, मेरा कस्टम वीपीसी यूजर है। कौन से सबनेट हो रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। लोड बैलेंसर मेरा ऐप टेस्ट का यूजर है, ट्रैफिक मेरा यहाँ पर जा रहा है। हेल्थ चेक EC2 पे 300 सेकंड बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। ग्रुप साइज 3 डिजायर्ड कैपेसिटी है मेरी, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 5 है। याद रखना स्टार्टिंग में 3 सर्वर ही लॉन्च करेगा, क्योंकि मेरी डिजायर कैपेसिटी 3 थी। एसएमएस नोटिफिकेशन जाएंगे मेरे पास, और मेरे पास ये टैग है। ठीक है जी। अगर EC2 में बैकएंड में जाते हो, ठीक है, तो आपको EC2 में बैकएंड में ऑटो स्केलिंग के जो थ्रू सर्वर लॉन्च हुए हैं वो दिख जाएंगे। 3 सर्वर लॉन्च हुए अभी, राइट? यही एक्सपेक्टेड था, वो सर्वर आपके लॉन्च हुए। ठीक है, चारों सर्वर आपके रनिंग हो गए। अब देखते हैं कि क्या मेरा लोड बैलेंसर अभी भी काम कर रहा है। पहले लोड बैलेंसर के पीछे बैक बिहाइंड में कौन सा सर्वर लगा हुआ था, जो मैंने यहाँ पे बना रखा था, राइट? एक सर्वर जो हमारे पास टेस्ट वाला बना रखा था, वही हमने बैकएंड में लगा रखा था। फर्स्ट वाला जो था। फर्स्ट ही लाइनक्स वेब सर्वर, राइट? तो एक काम हम्म, करते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये सर्वर रिमूव हो गया, ठीक है। अभी भी लोड बैलेंसर काम करेगा मेरा?
बताओ लोड बैलेंसर कैसे काम करेगा जब सर्वर टर्मिनेट हो गया तो? क्योंकि जब हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया था तो हमने क्या किया, हमने बोला ये जो 3 सर्वर लॉन्च हो रहे हैं इनको आप इसके बैक बिहाइंड में रख दो लोड बैलेंसर के। तो जो लोड बैलेंसर का ट्रैफिक आ रहा है एक्चुअली में क्या हुआ, उसने ये जो नए 3 सर्वर लॉन्च किए ऑटो स्केलिंग ग्रुप को उसके आगे अपने को रखा, राइट? तो अभी आप ऐप टेस्ट में जाते हो, लिसनर्स में गए हम, लिसनर में इसने बोला कहाँ पे सर्वर भेज रहा है, ये फॉरवर्ड कहाँ पे कर रहा है? टेस्ट ग्रुप में। तो मैंने उसको ओपन किया, इस टारगेट में कितने सर्वर है बिहाइंड में? 3। 3 ठीक है, अनहेल्दी कितने हैं? 0 0, हेल्दी 3। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या हुआ, जो मैंने बैकएंड में 3 सर्वर डाले थे वो इसके पीछे आ रहे हैं, देखो 1A और 1B सर्वर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सर्वर आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, राइट? यस, नो, मे बी? यस यस। कुछ डाउट आ रहा है? नहीं अभी तक क्लियर। गाइस इसमें जो बोलोगे हम नहीं आप तो मुझे पता नहीं लगेगी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। अब बोल रहे हो क्या? ओके। हाँ आवाज नहीं आ रही? हेलो। नहीं, अब आई है। हेलो, अब आई है। अच्छा पता नहीं राकेश। कैसे, मैं काफी देर से बोल रहा अच्छा, था। अच्छा हाँ मैं तो ये मैं कह बोलूँ। रहा था जो अपना जो फर्स्ट सर्वर हमने जो बनाया था, फर्स्ट जो हम्म, इसमें एलवी के साथ अटैच किया था, हम्म। तो उसके कोई हमने इमेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया, राइट? नहीं कुछ नहीं, वो तो डायरेक्ट ही डाल दिया था बैंड में, है डायरेक्ट ना? डाल दिया। तो जो हमने ऑटो स्केलिंग बनाया था उसका जो रेफरेंस लिया था ना, और अपने अपने उसमें ऑटो टेम्पलेट के अंदर भी कोई इमेज वगैरह ऐसे डिसाइड नहीं की इस सर्वर्स के नहीं, लिए, राइट? सिर्फ टेम्पलेट के अंदर हमने इमेज डिसाइड की थी ना, जब हमने टेम्पलेट बनाया था तो वो टेम्पलेट के अंदर वो- आपने इमेज हाँ डिसाइड की हुई है। बट ये वो वाला तो कोई टेम्पलेट भी है ना, कस्टम, हाँ कोई भी कस्टम इमेज थी वो, राइट? वो मतलब पर्टिकुलर उस सर्वर की इमेज नहीं थी, वेब सर्वर जो उसी बनाया सर्वर था की हमने। इमेज थी, उसी सर्वर की इमेज थी। वो इमेज थी ये वाली EMI है ना, DEFA। ठीक है, और अगर आप AMI में जाओगे, DEFA, इस पे वेब सर्वर लॉन्च किया हुआ, ओके ओके। इस पर वेब सर्वर लॉन्च किया हुआ है जिसका आउटपुट ये आता है ना? अच्छा इसलिए गॉट इट, अभी जितने भी सर्वर हैं वहां पे बने हैं उन सबका आउटपुट यही आएगा, समझ गया। है ना? ये है रीजन। अब ये आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप बन गया, ये टारगेट ग्रुप बन गया, ये तीनों सर्वर आ गए, है ना? अगर मैं डिलीट भी कर दूं ना, सर्वर्स को टर्मिनेट भी कर दूं तो अपने आप ही लॉन्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑटो स्केलिंग में मैंने बोला था कि 3 सर्वर चाहिए, है ना? और हमने अभी ये हमने देखिएगा यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। हमने कंडीशन रखी थी 60% सिक्योरिटी, राइट? 60% की। बट अभी तो लोड एकदम से नॉर्मल होगा, तो मिनिमम 2 पर आना चाहिए, 2 पर इंस्टेंसेस रनिंग होने चाहिए। मिनिमम 2 होने चाहिए। और अब टर्मिनेशन की भी परमिशन पॉलिसी होती है, देखो अभी क्या होगा, 1B के अंदर कितने हैं? एक सर्वर है। 1A के अंदर कितने हैं? 2 सर्वर है। तो अब एक बात बताओ, अगर सर्वर टर्मिनेट करेगा तो वो कहाँ से टर्मिनेट करेगा? 2 वाले से, 1A से। 1A से, है ना? हाँ, 2 वाले से, राइट। कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि ऑटो स्केलिंग पॉलिसी होती है। ऑटो स्केलिंग पॉलिसी ये देखती है कि मुझे किस तरीके से सर्वर को रिमूव करना है।
ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट आपके लिए बेटर होगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो ये। आई नो चीजें ठीक है आप लोग करते हो, है ना, बट आई डोंट नो कि मतलब कितना है। बट डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आप करोगे ना आपको कई चीजें और निकल के आएंगी, अरे ये क्या है, इस तरीके से ऐसा, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहता है। लेकिन ऑटो स्केलिंग का रियल लाइफ ठीक है, ये में ऑटो यूज है? स्केलिंग पॉलिसीज हैं, ये आप जरूर इसको फॉलो करना है। मैं कह रहा था कि इसका ऑटो स्केलिंग का जो है इसमें यूज है क्या रियल लाइफ में, क्योंकि हमारे इतने सारे कस्टमर्स हैं, मैंने तो किसी का देखा नहीं ऑटो स्केलिंग। हेलो तो हेलो हेलो। डिफॉल्ट टर्मिनेशन पॉलिसी क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई कितना डिफरेंस है साइज में, तो साइज में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली वो करेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या प्रशांत? ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब ऑटो स्केलिंग का फायदा क्या, ऑटो स्केलिंग का फायदा ये है अपने आप स्केल करता है, राइट। हेलो तो ऑटो स्केलिंग बेनिफिट्स अगर आप देखते हो, इट इंश्योर यू हैव योर सर्वर्स हेलो up and running in case any server shut down. हेलो Auto scaling will check minimum server capacity हेलो। and हेलो। accordingly launch new servers. अंकित, मेरी आवाज आ रही है Right? क्या तुमको? हाँ हाँ आ रही है। Based on प्रशांत जी को your शायद आवाज नहीं आ रही है शायद, सर को नहीं आ रही launch क्या आवाज? template उनको सुनाई नहीं दे रहा। हेलो प्रशांत जी। हेलो। और launch चैट पे डाल configuration. देते हैं। चैट पे डाला था मैंने। Right? तो ये बेनिफिट है इसका। हेलो प्रशांत सर। हेलो अब देखते हैं रियली में क्या कुछ होता भी है या नहीं होता। ठीक है, जो 3 सर्वर थे इन तीनों को भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। उनको आवाज ही नहीं जा रही है। चैट पे डाला है मैंने अभी चैट पे। उनको कॉल करता हूँ फोन पर। हेलो प्रशांत जी। हेलो हेलो हो गया टर्मिनेट राकेश, देखा आपने? हेलो। हेलो आवाज आ रही सर आपको? हेलो 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 हेलो। हेलो। प्रशांत जी के कुछ इश्यू ऐसा लग रहा है। हम्म।
हेलो, am I audible? प्रशांत जी आप ऑडिबल हो, बट हमारी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं, कुछ शायद इशू होगा वॉइस में ना। तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, वॉइस आ रही है अभी। तो अभी आपने देखो, मैंने 3 सर्वर टर्मिनेट कर दिए, राइट? तीनों सर्वर टर्मिनेट कर दिए। सर वो दोबारा कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी देर से हम आपको हेलो हेलो कर रहे हैं, आपकी आवाज हमारी आवाज ही नहीं जा रही अब तक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तीनों सर्वर टर्मिनेट कर दिए। नमस्ते, हमने तीनों सर्वर टर्मिनेट कर दिए वो, राइट? नहीं, इससे पहले तो कुछ कर रहे थे अभी आप, क्या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टर्मिनेशन काम से पहले। करेगा? हेलो, टर्मिनेशन से पहले कुछ कर रहे थे आप? हेलो। हाँ जी, अभी काम करेगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नहीं करेगा? नहीं, टर्मिनेशन से पहले आप कुछ कर रहे थे ना, वो क्या किया था? नहीं, मैंने सर कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टर्मिनेट किए, ये तीनों सर्वर टर्मिनेट कर दी। कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे ना शायद, कुछ तो कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कर दी? कोई भी नहीं करी दोस्त। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, अलग कुछ करा होगा आपको, इसमें इससे कुछ रिलेशन नहीं है। तो हम्म व्हाट माय पॉइंट, कि अगर आपने हम्म तीनों सर्वर टर्मिनेट कर दिए तो क्या हुआ? आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बंद हो जाएगा, है ना? लेकिन देखो, आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चल रहा है, हम्म ठीक है? कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने ऑटो स्केलिंग डिसाइड करी है और आपने बोला है कि मिनिमम 2 सर्वर्स तो मेरे अप एंड रनिंग होने चाहिए, यही बोला आपने। तो अभी देखो यहाँ पे इंस्टांसेस पे क्या हुआ होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो टर्मिनेट हो गए, 3 सर्वर टर्मिनेट हम्म, हुए, लेकिन उसके बिहाफ पे एक नया सर्वर रन हो। मेक सेंस? तो अभी एक नया सर्वर रन हो गया। आपने कितने बोले हैं मिनिमम ऑटो स्केलिंग ग्रुप के तीन अंदर? तीन बोले नहीं, थे। डिजायर 3 बोले हैं आपने, मिनिमम 2 बोले, मिनिमम 2 बोले, राइट? अगर आप ऑटो स्केलिंग की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपने डिजायर 3 है, मिनिमम 2 है, राइट? हम्म तो अभी वो देखेगा डिजायर की जरूरत है या नहीं है मुझे, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो एक्टिविटी का ऑप्शन है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो ये बताएगा क्या क्या एक्टिविटी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले 3 सर्वर लॉन्च हुए, यही हुआ। हम्म फिर उसने बोला कि एक इंस्टांस को उसने पुल कर लिया इन रिस्पॉन्स ऑफ एन हेल्थ चेक इंडिकेटिंग दैट इट हैज बीन टर्मिनेटेड और स्टॉप। तो उसने पुल कर लिया, ठीक है? 1 2 3, 3 सर्वर्स आपके पुल बैक हो गए क्योंकि हमने टर्मिनेट कर दिए थे, राइट? अब उसने बोला एक इंस्टांस लॉन्च हुआ इन रिस्पॉन्स ऑफ अनहेल्दी इंस्टांस, ठीक है? क्योंकि इंस्टांसेस अनहेल्दी हो गई, इसलिए उसने उसको क्या किया, एक और इंस्टांस को लॉन्च किया। तो यहाँ पे एक नया इंस्टांस लॉन्च होगी, ठीक है? दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि भाई अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जितनी बार भी सर्वर लॉन्च हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, वो आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड में आ गई, ठीक है? तभी उसने क्या किया, एक नया इंस्टांस लॉन्च किया 7C1। चेक करते हैं कि हमें क्या वहां पे कोई 7C1 इंस्टांस लॉन्च हुआ। अब देखो, 2 इंस्टांस लॉन्च हो गए, 7C1 हो गया लॉन्च, हम्म और 0CF भी हो गए। 2 लॉन्च क्यों है? क्योंकि हमने मिनिमम 2 बोले, राइट? अगर हमें जरूरत नहीं है तीसरे की, तो उसको आपको नहीं लॉन्च करेगा, जस्ट इन ऑर्डर टू सेव योर मनी, ओके। है ना? ठीक है, तो सी तो तो आपने देखा ऑटो स्केलिंग पॉलिसी मतलब काम करती है, और किस तरीके से काम कर रही है वो आपके जो पैरामीटर्स हैं उस पर आपको डिसाइड करना है। तो ऑटो स्केलिंग हो गया। ऑटोमेटिक स्केलिंग, आप डायनामिक स्केलिंग भी कर सकते हो। ये कौन सी थी? टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, है ना? टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी का मतलब क्या था कि भाई आपने 60% का टारगेट रखा होगा, राइट? आप प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी भी लगा सकते हो, और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, तो देख लो एक बार। डायनामिक स्केलिंग पॉलिसी क्या है?
डायनामिक में क्या हो रहा है, स्टेप स्केलिंग है ना, आपने बोला स्टेप स्केलिंग। इसमें क्या हो रहा है, क्लाउड वॉच का कोई अलार्म लगा हुआ है, अगर मान लो आपने सीपीयू यूटिलाइजेशन के अलार्म लगा रखा है, ठीक है, तो क्या करेगा, ऐड कर देगा एक इंस्टांस को, इंक्रीज कर देगा, है ना, ऐड कर देगा एक इंस्टांस। तो ये कर सकते हो, ठीक है, या रिमूव भी कर सकते हो। आपने बोला अगर 70% यूटिलाइजेशन से कम हो गया है तो रिमूव कर दे एक इंस्टांस को, तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एवरेज वाला बेस्ट है, एवरेज वाली जो बेस्ट है आपको, कि भाई 60% अगर मेंटेन हो रही है तो मुझे जरूरत नहीं। बट ऐड करने का और रिमूव करने का आप सेपरेट फंक्शन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, बट जरूरत नहीं पड़ती है, 60% की एवरेज इज, ठीक है। प्रिडिक्टिव अगेन आपका इसी से मिलती जुलती है, जैसे आपका करंट का यूटिलाइजेशन है टारगेट ट्रैकिंग का, कि आप क्या कर सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि प्रिडिक्टिव क्या चल रहा है, कि भाई हो सकता है कि इतना आगे जाए या ना जाए, इस तरीके से एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। जैसा नाम ये सजेस्ट कर रहा है, प्रिडिक्शन के ऊपर बेसिकली से वो करता है। तो प्रिडिक्शन अगर आप लगाते हो तो ये आप इनेबल कर सकते हो। तो कुछ फोरकास्टिंग करेगा कि भाई अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा जो है, वही पैरामीटर्स हैं, अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन अगेन जैसे आप रख सकते हो 70% आपने रखा, अगर मेरा इतना जा रहा है तो यूज हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, 70% पर इंस्टांस पे उन्होंने यूटिलाइजेशन लगा रखा है, मतलब कहाँ मेंटेन कर रहा है, पर इंस्टांस पे मेरा अगर 70% आ रहा है, ठीक है, तो वो आगे नया ऐड करेगा। तो इसमें एक फायदा होता है, लेकिन प्री लॉन्च कर सकते हो इंस्टांस को। जैसे आपको पता है कि अगर मेरा 70% पे जा रहा है तो 5 मिनट्स बिफोर एक प्री लॉन्च कर देगा। ये कब यूज केस हो सकता है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ना इंस्टांस लॉन्च होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप रेडी करके रखना चाहते हो इंस्टांस को, ठीक है। तो उस केस में ये आपके लिए प्री लॉन्च वाला इंस्टांस ऑप्शन अच्छा रहता है। प्री लॉन्च में क्या होता है कि 70% यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है, बट एक टेंटेटिव है कि इट कैन गो, तो ये प्री लॉन्च करके रख देगा जस्ट 5 मिनट्स। और शेड्यूल भी कर सकते हो, एक शेड्यूल के लिए शेड्यूल करना चाहो तो एक शेड्यूल एक्शन कर सकते हो कि भाई इतने टाइम पर मेरा स्टार्ट हो। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा जो है, मुझे पता है कि भाई मेरा जो है इस टाइम पे पीक लोड चलता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 इंस्टांसेस मेरी लॉन्च हो जाए, ठीक है, मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम 10 तक चले। आपकी ऑटो स्केलिंग पॉलिसी कह रही थी मिनिमम 2 हो, अब मिनिमम 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसा आप शेड्यूल कर सकते हो, आप डेली करना चाहते हो, एवरी डे करना चाहते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। आप पर्टिकुलर टाइम बता सकते हो कि इस टाइम पे जो है मेरा मशीन स्टार्ट हो और इस टाइम पे एंड हो, ये दोनों टाइम आप सेट कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपकी इंस्टांसेस जो है, मल्टीपल इंस्टांसेस आपकी हो जाएंगी जो भी आपने शेड्यूल में सेटअप किया है। तो मान लो वैसे रेगुलर मेरी 2 चलती है, लेकिन मुझे मुझे पता है कि दिन में 4 आवर्स मेरे ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरा लोड ज्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं अलग से नहीं बनाना चाहता। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल एक्शन कर सकते हो सेट। मेक सेंस? हाँ जी। ठीक है, तो ये 4 पॉलिसी होती हैं दोस्त, इसके ज्यादा ऑटो स्केलिंग में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इंस्टांस मैनेजमेंट है आपके पास, इंस्टांस का स्टेटस देख सकते हो क्या चल रहा है, ठीक है, और मॉनिटरिंग कर सकते हो। और अगर इंस्टांस को रिफ्रेश करना चाहो, मतलब आपके पास एएमआई है और आप चाहते हो कि आप इंस्टांस को रिफ्रेश करना चाहते हो, मतलब आपकी एएमआई में एक्चुअली में क्या हुआ, कुछ बैकएंड में चेंजेस हुआ, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाता है मिनिमम ग्रुप साइज कितना चल रहा है, मैक्सिमम कितना है। डिजायर्ड पहले 3 था, अभी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो वो दिखाएगा किस किस टाइम पे आपका एक्टिविटी है, और ये आपको 1 वीक तक आराम से मिलेगा। इंस्टांस रिफ्रेश से क्या कर सकते हो, इंस्टांस रिफ्रेश से आप अपने इंस्टांसेस को रिफ्रेश कर सकते हो विद न्यू एएमआई। तो आपने सपोज करो आपकी एएमआई चेंज हो गई, ठीक है, और आपने कुछ चेंजेस किए एप्लीकेशन में, आपकी एक वेबसाइट रन कर रही थी, उसका वेबसाइट का नया वर्जन आ गया, तो आप नए वर्जन के साथ में इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो जो आपका पूल है, वो चारों मशीन, अगर आपकी 4 मशीन चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि 4 की 4 एकदम सेटअप हो जाएंगी। वो क्या होगा,
पहले 2 मशीन्स को डाउन करेगा, 2 मशीन से आपकी वेबसाइट चलती रहेगी पुरानी वाली। उन 2 मशीन को रिफ्रेश करेगा, ठीक है। उन 2 मशीन को रिफ्रेश करेगा, रिफ्रेश करने के बाद जब वो अपडेट हो जाएंगी तो उन दोनों को अप कर देगा, फिर अगली दोनों को रन स्टॉप करेगा, अगली दोनों को अपग्रेड करेगा, फिर टोटल इस तरीके से आपकी सारे इंस्टांसेस अपग्रेड होंगे। ये आपको काफी एडवांटेज मिलता है इंस्टांस रिफ्रेश, जो आपके नए अपडेट्स आए हैं उनके साथ में आपको पुट कर दे। तो तो जो मिनिमम हमारे नए 100%। हम्म, बोलो बोलो बोलो। तो जो भी हमारे नए अपडेट आएंगे, सपोज न्यू वेबसाइट हमने तैयार की, तो उसका फिर हम अलग से EMI लेना पड़ेगा, उस EMI को लॉन्च टेम्पलेट में अपडेट करना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये मेरा टाइम फॉर ऑटो स्केलिंग चल रहा है ना, अभी मेरा वर्जन 1 वाली पे चल रही है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ लेटेस्ट 2 पे करूँ, ठीक है। अब मेरी अभी मशीनें कितनी चल रही हैं, 2 मशीनें चल रही हैं, तो मैंने 50% रखा। तो अभी क्या होगा, पहले एक मशीन अपग्रेड होगी, फिर दूसरी मशीन अपग्रेड। अब देखो इंस्टांस रिफ्रेश होना शुरू हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा इसके साथ में EC2 और ऑटो स्केलिंग कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपके पास जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं देखता हूँ क्या क्या है। हाँ, इसमें जैसे अपना एक की पेयर का रोटेशन और एक्सेस की मैनेजमेंट रोटेशन वगैरह अगर हो सकता है तो। एक्सेस की रोटेशन नहीं बताया मैंने आपको। नहीं। तो अभी आप देखो, हमने EC2 की लैब कर ली है ना, ऑटो स्केलिंग वाली। हम्म, ठीक है, मैंने आपको दे भी दिया है यहाँ पे, ये ऑटो स्केलिंग वाला पार्ट हमने कर लिया। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना आ गया, हम्म, ठीक है। नेटवर्क रिडंडेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, ठीक है ना, कि नेटवर्क कैसे रिडंडेंट हो रहा है। एक अवेलेबिलिटी जोन में है और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में इंस्टांसेस बनेंगे, ठीक है। थ्योरी में करेंगे, लेकिन लैब अगर मैं देख रहा हूँ सामने ही किया है। इंस्टांसेस टाइप, हम्म, इंस्टांसेस टाइप EC2 कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये बात करेंगे। लेकिन अगर आप EC2 कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देखोगे तो मैंने आपको बताया रिजर्व, स्पॉट और ऑन डिमांड। मेक सेंस? तो ये तीनों उसी से रिलेटेड है, रिजर्व, ऑन डिमांड एंड स्पॉट। मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। आ गए, फ्री हो गए? हाँ जी हाँ जी। तो आज दोस्त हमने ना ऑटो स्केलिंग किया है पूरा, ठीक है। हाँ सर, मैं देख रहा था बीच में देख लेते पूरा। हैं ना, हाँ चलो बढ़िया है। अच्छा सर, इसमें जो EC2 में आपने नाइट्रो एन्क्लेव बता दीजिए, और जैसे एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है AWS ने, EIC का, जिसमें एंड पॉइंट बनते हैं, जैसे पैशन होस्ट होता है ना एज़ोर में, आप डायरेक्ट ऑप्शन को यूज करके कनेक्ट कर सकते हो। इसमें नहीं था पहले, इसमें आप पैशन होस्ट बनाते थे या वैसे करते थे। उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए उन्होंने EIC का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। EIC? वो होता है, ये एंड EIC, पॉइंट कनेक्शन होता है। अच्छा जब आप इंस्टेंस को आप कनेक्ट करते हो ना, तो आप जो है प्राइवेटली भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप पब्लिक सबनेट पे नहीं करोगे, आप जब हाँ, प्राइवेट सबनेट पे भी कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा उसके अच्छा लिए अच्छा, एंड हाँ पॉइंट भैया। हमें बनाना पड़ता है BPC में जाके ना। हाँ हाँ, वो ले आई है। हाँ, वो ले आए हैं सर, ये लास्ट मंथ आया था इसका। और इसका आप जैसे आप EC2 में जाओगे ना, किसी भी इंस्टेंस में, वहाँ पे ऑप्शन आता है एक,
जैसे आपको कैसे कनेक्ट करना है। बताओ यार, सिखाओ फिर थोड़ा। एक इंसान से खोल लो। एक से यार, थोड़ा बहुत किसी को मैंने नया आता है। थोड़ा बहुत बहुत कुछ देखा था दिखा। एक्चुअली। कंपनी हाँ, में वो वर्जन हो उसको लॉन्च उनको यूज नहीं करना है, तो वो अच्छा। देख रहे थे, तो वो अभी मैं भी उसको देख रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत कहाँ तो पर है देखा वो था। ऑप्शन, कहाँ पर है? इंस्टेंस के अंदर जैसे आप कोई अच्छा, स्टार्ट एक कर सेकंड लो एक सेकंड, मैं इंस्टेंस। एक मिनट बस अंकित, ये ना ऑटो स्केलिंग ग्रुप दोस्त क्लियर है, ठीक है। आप हाँ लोगों जी। को मैंने लैब दे दी है, काइंडली उसको जो है ना ये करें, डिलीट कर लेना ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है। अदरवाइज आपके ठीक है। चार्जेस लगते रहेंगे। आप कहोगे सर मैंने तो इंस्टांस डिलीट कर दिया, तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप ऑटो स्केलिंग इंस्टांस डिलीट, तो मैं मिस ना कर जाऊं। तो आप अपना मनी जरूर सेव करना है। ऑटो स्केलिंग प्रैक्टिस। हाँ जी। तो अंकित ऑप्शन बताओ मुझे कहाँ पर है। इंस्टेंस के अंदर ही होता है, तो जब हम EC2 को ये कनेक्ट करते हैं ना इंस्टेंस को, जब आता है ऑप्शन वो। तो कनेक्ट कर। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, इसको सिलेक्ट करो इंस्टेंस को, कोई भी जो रनिंग है आपके। हाँ, अब कनेक्ट के ऊपर कनेक्ट क्लिक हो करो। जाएगा। हाँ, ये है ना, कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस, कनेक्ट एंड पॉइंट। ओके, हाँ ये तो नया आया, ये तो सही कह रहे हो। हाँ, तो इसमें आप जो है प्राइवेट IP से आप कर सकते हैं। नीचे आप आओगे ना नीचे, तो इसमें नीचे में आपको ये बनाना पड़ेगा, एंड पॉइंट ना क्रिएट करना पड़ेगा। बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। इसमें EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट बनाना है। वो हमेशा किराए पे रहती ना, हम लाइक में सब कभी नहीं ना, सिर्फ समझाना होता है। नीचे वाला जो होता है ना, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट। खाली एक संसार है ना वो। देखो ये है ना EC2 इंस्टांस कनेक्ट एंड हाँ पॉइंट, ये बनेगा हाँ जी, हाँ आपको। जी। VPC हो गया। तो आप कह रहे हो प्राइवेट में ही रख सकते हैं, हाँ, राइट? प्राइवेट भी एक्सेस होगा। अब आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको वो मिल जाएगा, जैसे कनेक्ट करोगे। अब अगर मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं कैसे इसको कनेक्ट करेंगे? बस नीचे वहाँ पे एंड पॉइंट हमें सेलेक्ट कर लेना है। कनेक्ट इंस्टांस दिस। मीठे होते हैं तो क्या अभी तुम्हारे शायद लाए बता होगा, अवेलेबल होगा। नहीं। बट आपने ऑटो स्केलिंग तो डिलीट कर दिया ना, सर्वर तो वैसे भी टर्मिनेट हो जाएंगे। वो तो टर्मिनेट हो जाएंगे। मैं बस ये देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट एंड पॉइंट बनाया है ना, इस प्राइवेट एंड पॉइंट में आपने सर्वर कहाँ बोला है कि EC2 इंस्टांस कनेक्ट एंड पॉइंट कस्टम VPC। हमने सर्वर पे गए थे ना, उसमें सर्वर सिलेक्ट करने के बाद ही तो इसमें इसमें गए थे सर। यार सर्वर वो तो पब्लिक सर्वर है ना। चलो मैं समझा तुम्हारा। इसमें एक्चुअली लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हम ना वो बनाते हैं ना, अभी आप क्या करते हो, वेस्टर्न सर्वर को कनेक्ट करते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं वो भी तो इनसिक्योरिटी है ही ना, राइट? तो इसमें ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप प्राइवेट इंटरनली ही आप इसको कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो राइट।
प्राइवेट सबनेट से ही आप कनेक्ट कर पाओगे और प्राइवेट आईपी एड्रेस से ही आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको पब्लिक आईपी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो जो एक ओवरफ्लो है या सिक्योरिटी गैप है उसको थोड़ा कम कर देता है। ये गूगल ने किया था एक्चुअली। गूगल प्राइवेट लिंक प्रोवाइड करता है अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें वहां पे चलता है ये। कोई बात नहीं, मैं आपको ना ये देख के मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन दिस। तो लेकिन इसका जो लॉजिक है वो यही है, आई गॉट योर पॉइंट, कि आप इसको पब्लिक के थ्रू ना कनेक्ट करके प्राइवेट से ही कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टांस कनेक्ट एंड पॉइंट। अब मुझे बस ये है कि एक इंस्टांस को इसको देना था ना कि कुछ किससे कनेक्ट करना है। ये पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये प्राइवेट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करना चाहिए था। ये एंड पॉइंट चालू से क्यों नहीं? अच्छा, ओके, मैं समझा। शायद एक मिनट को मैं शायद मिस्टेक इस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मशीन तो एक्चुअली है नहीं हमारे पास, है ना। वही मैं कर रहा हूँ सर, मशीन तो वही टर्मिनेट आप हो गई कह ना रहे वो। हो ना, ऐसे 10 मिनट है तो मैं लॉन्च करके देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सर, 10 का 15 मिनट भी लगाएंगे नई चीज के भी। क्या इसमें ऐसा कुछ है? बट इन्होंने वो भी तो लॉन्च किया था एक अपना ये SSH टनल फॉरवर्डिंग। टनल फॉरवर्डिंग भी है। वो भी तो प्राइवेट से कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे पब्लिक आईपी की जगह। नहीं, मैं प्राइवेट सबनेट में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्च कर लेते हैं, 2 मिनट दो, मैं 2-3 मिनट में वापस आता हूँ। मैं 2-3 मिनट में आया हूँ। ठीक है सर। अंकित आपके यहाँ ओरेकल क्लाउड का भी चलता है क्या? शायद कुछ एम्प्लॉयज यूज करते हैं, कुछ है। एक्चुअली हमारा क्या है ना, SaaS बेस है, तो ये MDM पे है, तो ये लोग करते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज ना, क्लाउड, जैसे डिजिटल ओशन हो गया, क्लाउड। इसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे और भी क्लाउड आते हैं ना बहुत।
वो भी का हो गया। ओके। लेकिन मैं अभी काम नहीं कर रहा, मैं तो अभी AWS, GCP और Azure पे इन तीन पे कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे और ये स्नोफ्लेक है, स्नोफ्लेक के बारे में मैं थोड़ा सा सीखा था यहाँ पे। अच्छा। उसके और ट्रेनिंग होता है। यूजर्स कैसे बनाते हैं आप अपने, जैसे क्लाउड है, GCP है, Azure है या AWS में लोकल IAM यूजर बनाते हैं या फेडरेटेड यूजर्स रहते हैं वो? अभी तो लोकली बना रहे हैं, अभी इनका सेटअप होना है सारा ना, अभी हमें करना है सब चीजें वो। ओके ओके। SSO वाला बुक कह रहे हो ना, आइडेंटिटी सेंटर वाला? आइडेंट सेंटर हो गया, प्लस ये आपका जैसे Azure AD में या Microsoft AD में यूजर्स बने हुए हैं, उनको इंटीग्रेट करना AWS के साथ या GCP या और दूसरे उसके साथ। कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं है। ओके ओके। हाँ जी, अगर होगा तो यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे, तो जैसे AWS ऑर्गेनाइजेशन बना के उसमें SSO करके करेंगे। नहीं, वो अलग चीज है। AWS SSO तो अलग चीज है। जैसे आपके AWS सपोज कीजिए कि आपके 10-15 अकाउंट है, राइट? या तो आप आइडेंटिटी सेंटर के थ्रू आप जो है यूजर्स मैनेज करोगे, सभी में जो है वो लॉग इन करेंगे, राइट? और सब ये हो गया। मान लो आपका एक कस्टमर के लिए, अब दूसरा कस्टमर आता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो इंडिविजुअल चाहिए, किसी SSO का पार्ट नहीं होना, किसी कुछ नहीं होना, राइट? तो उसमें फिर आप अलग से यूजर्स क्रिएट करोगे उसके IAM में जाकर, राइट? तो वो सबको, इन सबको अलग अलग ना क्रिएट करके हम क्या करते हैं, AD में यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट AD में या Azure AD में। समझ गया मैं, जैसे पहले हम करा करते थे, लेकिन उसमें तो ऑर्गेनाइजेशन फिर अलग अलग है ना, डोमेन तो अलग अलग हो जाएंगे ना उनके। हाँ, डोमेन अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल। तो आपने जैसे आपके जैसे AD का कॉन्सेप्ट चलता है, तो उसको ये AD जो है क्लाउड पे बनाया हुआ है या उस पे फिजिकल सर्वर पे है? वो क्लाउड पर ही है, इसके अजोर क्लाउड के ऊपर है, अजूर के ऊपर है VFSO, उसमें AD बना रखा है, अजोर AD। तो समझ वहां गया, से जैसे अपना ईमेल आईडी होती है ना, ईमेल आईडी से ही लॉगिन होता है फिर। समझ गया। तो इंडिविजुअल फिर किसी भी अकाउंट में या किसी भी कस्टमर से के लिए बनाने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअली। हाँ। हेलो, हाँ जी, देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका कनेक्ट हो गया प्राइवेट आईपी के थ्रू। दोबारा बात, कैसे किया था कनेक्ट? अच्छा, इस पे क्लिक किया। वही जो VPC एंड पॉइंट बनाया था ना, हाँ, अच्छा, एंड पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। बस वो एंड पॉइंट ले लिया EC2 इंस्टांस का। ठीक है, और कनेक्ट अभी किया। क्या कर रहा है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये AWS के इंफ्रा को लेके कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट यूजिंग द EC2 इंस्टांस, कनेक्ट ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट विद अ प्राइवेट आईपी एंड ए VPC। तो अभी इसमें क्या एडवांटेज हुआ आपको? अभी क्या हो रहा है, यहाँ से कर रहा था तो वो कर तो ब्राउजर बेस्ड ही रहा था, लेकिन पब्लिक आईपी को यूज कर रहा है ना। अब ये फ्लो है कि भाई पब्लिक आईपी के थ्रू यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक आप VPC एंड पॉइंट यूज कर लो। तो VPC एंड पॉइंट इज नथिंग, VPC आपने एक कस्टम VPC बनाया हुआ है। ठीक है, कस्टम VPC आपने बनाया हुआ है। कस्टम VPC में उन्होंने क्या किया, मतलब अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो लेकिन ये हो तो ब्राउजर पे ही रहा है ना। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ बिल्कुल कि ये आपका है। ठीक है, अब ये आपके पास VPC का नेटवर्क है। ठीक है, VPC से ये VPC था, और इसके अंदर VPC के अंदर आपने क्या बनाया हुआ है, ये आपके पास अगर VPC में बोलूं, ठीक है, ये VPC है। अभी आप एंड यूजर हो यहाँ से। ठीक है, आप तो यूजर हो। ठीक है, और ये सर्वर बना हुआ है। ठीक है,
इसका एक प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी, ठीक है। यहाँ से अभी क्या था कि आप जब कनेक्ट करते थे तो पहले पब्लिक आईपी के थ्रू करते थे, ठीक है। ये आपका पब्लिक आईपी के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वीपीसी का एक एंड पॉइंट बना दिया है इन्होंने EC2 सर्विस के साथ। असलियत में तो EC2 ही है ना। तो ये जो है EC2 का जो डेटा, वीपीसी का जो डेटा सेंटर है या AWS का जो डेटा सेंटर है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, EC2 सर्विस से लेके एक यहाँ तक के लिए एक एंड पॉइंट बन गया, एक S3 एंड पॉइंट बनता है। S3 एंड पॉइंट भी एक्चुअली सेम चीज है, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हो आप, S3 की सर्विस को एक्सेस कर सकते हो EC2 से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका एंड पॉइंट बन गया। अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक रादर देन यहाँ जाने की बजाय, पब्लिक आईपी पे जाने की बजाय, ठीक है। तो मैं आपको दिखा सकूं, अब ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये एक्चुअली यहाँ पर आ रही है, ठीक है। वीपीसी पे आई, वीपीसी से एंड पॉइंट पर गई और एंड पॉइंट से ही आगे आके प्राइवेट आईपी पे गई। ये वाला पाथ आपने काट दिया डायरेक्ट। लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन अभी निकल के आ रहा है वो ये है कि आप अभी भी ब्राउजर से कर रहे हो, आप यहाँ पे भी ब्राउजर से कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या सिक्योर पॉइंट है, सिक्योर पॉइंट ये है कि अगर आपने पब्लिक आईपी दिया हुआ है तो वो पब्लिक आईपी अगर किसी को भी पता है तो दैट कैन वर्क आउट, है ना, कि भाई वो वहां से पता तो लग जाएगी। तो लूप होल थोड़ा ज्यादा है, अगर आपने यहाँ से किया तो ये थोड़ा सा ज्यादा और सिक्योर। लेकिन ये ऑप्शन तो ऑलरेडी है ना सर इसमें ऑलरेडी। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। जैसे अगर आपने पब्लिक आईपी दिया हुआ है ये वाला, है ना, ये तो ब्राउजर बेस्ड कनेक्टिविटी के लिए हो गया, ठीक है। मैं इसको देख लेते हैं एक बार। भाई AWS आपका जो सेशन मैनेजर है वो भी तो ब्राउजर से डायरेक्ट करता है, उसमें सर ना तो इसका पब्लिक चाहिए ना। आर्टिकल डाला है, डॉक्यूमेंट डाला है AWS का उस पे चैट हाँ में। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बार ना एक्चुअली उससे देखो, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। अभी क्या है, अगर मान लो इसका पब्लिक आईपी होता, ठीक है, तो आपको अगर पता है वो पब्लिक आईपी तो वो ज्यादा ओपन तो लेस सिक्योर हो गया या नहीं हो गया, छोड़ दो बिल्कुल। कनेक्टिविटी को कि कहाँ से हो रहा है। लेकिन अगर आपने पब्लिक आईपी डाला है तो वो कहीं ना कहीं आपका लेस सिक्योर तो है ही ना। एनमैप मार्क के तो स्कैन कर लेगा ना प्रॉपर, वो एनमैप करके कुछ करके। भाई अगर राकेश आप देखो तो आप इसको जब कनेक्ट करते हो, ब्राउजर बेस्ड अगर आप कनेक्ट करते हो, तो अगर आप सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से देखोगे तो किसी सर्वर को पब्लिक आईपी नहीं मिलना होना चाहिए, यही है ना। करेक्ट। तो अगर आपने इसको पब्लिक आईपी दिया है तो कल को पॉसिबिलिटी है कि सिक्योरिटी ग्रुप में कोई चेंज कर दे लोकेशन को या नेटवर्क को, सोर्स को, अच्छा इसको लोकेशन को। नहीं इसमें तो फिर क्या ये आपने सर्वर लॉन्च किया था, अच्छा पब्लिक वो नहीं दिया इसने आपको, आपने मैंने इसमें दिया पब्लिक नहीं ना, आईपी। मैंने नहीं दिया। हाँ मैंने पब्लिक आईपी दिया ही नहीं, है ओके ना। ओके ओके। एंड बिना पब्लिक आईपी हम कनेक्ट कर नहीं सकते थे, करेक्ट गॉट हाँ इट। तो अब ये क्या है कि अब ये बाहर से ज्यादा, पहले से ज्यादा सिक्योर हो गया इससे। बस मैंने एक एंड पॉइंट बनाया जो आपको दिखाया था यहाँ पे, वीपीसी एंड पॉइंट आप ही के सामने बनाया था, ठीक है। सेम वे में S3 का एंड पॉइंट बनता है, ठीक है। और बस इसने क्या किया, इसने ये बोल दिया कि भाई मैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट, गॉट ठीक इट। है। मुझे लगा कि पब्लिक आईपी है बट पब्लिक आईपी को भी हम अच्छा प्राइवेट दूसरे उसको। नहीं देखिए सर इसमें पब्लिक जो दिया। मैं जैसे इसमें जैसे ओपन SSH है या उसके थ्रू कर रहा था ना कनेक्ट, ये AWS CLI टर्मिनल, उस पे थ्रू मेरे से हो नहीं जाता कनेक्ट, क्योंकि इनके जो है आर्टिकल के तो अकॉर्डिंग उस पे कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए हमें फिर ना कोई की पेयर चाहिए ना कुछ चाहिए। के लिए अभी जैसे एंड पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए की पेयर भी नहीं चाहिए ना, अब तो इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। की पेयर, हाँ ब्राउजर से कनेक्ट करो तो नहीं चाहिए, राइट।